कि ये विवादास्पद कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी। 18-19 साल पत्रकारिता के जीवन में मैंने कई चुनाव देख लिए, लेकिन ये वाला चुनाव सबसे दिलचस्प है। जो हार गए वो जश्न मना रहे हैं, ये मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा था शांत जी। लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार है, हारने के बाद भी कह रहे हैं कि हाँ जश्न मना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, कुल मिला के सोनिया गांधी जी का लेख ये बताता है कि सर्वसहमति को लेकर वो उपदेश दे रही हैं। जवाब दीजिए आप। देखिए, जिस तरीके से सोनिया जी का लेख है और जिस प्रकार कांग्रेस के जो अंदर जो है कौतूहल है, उत्साह है, वो बेसिकली राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की योग्यता के लायक हो गए पिछले 2 बार फेल होने के पश्चात। इसलिए एक कहावत है कि योग्यता के लायक होने के इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, तो वो जो है जनता का योगदान है। इसका सही मायने में जो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही मायने में तो जो है ये 99 आने से ये जो है पास हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, और सही मायने में ये मान करके चल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा एक ओहदा है, और वैसे वाकई है भी बड़ा ओहदा, मगर इसको कितना ये बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि पहली मरतबा पिछले 4 टेन्योर में ये सांसद रहे हैं, कोई जिम्मेवार पद मिला है इनको। हाँ। तो अब उसको कितना ये नैतिक हार की बात कर रहे थे वरुण जी। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसको अपनी जीत, और ये जीत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी जीत मान रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए का जो जीत है, शांत जी एक मिनट, जो सवाल मैंने वरुण जी से पूछा, वरुण जी एक मिनट, शांत प्रकाश जी, वही सवाल मेरा आपसे है, ये सरकार किसकी है? अच्छी बात तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। आपने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, अब आप चुनाव के बाद कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार। नहीं, वैसे तो हम और हमारे घटक आज भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार है। नहीं, आपने अभी खुद बोला एनडीए सरकार। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी के लेख में कहने का क्या मतलब था, आपने खुद ही बोल दिया वो। आपने कहा एनडीए सरकार, आपने कहा कि ये एक मिनट सर, आप ये कह सर एनडीए कितना आंकड़ा है एनडीए का? एनडीए का पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत क्या? एक मिनट, आप अगर ये कह रहे हैं एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, तो इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें? के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं, आपने ये कहा ना, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार, क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब एकाएक आप कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार। लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार जनता ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है? तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल मजबूत विपक्ष को चुना है। तो यही तो बात सोनिया गांधी अपने लेख में समझा रही है आपको। तो इसमें क्या बुराई है कि वो क्या समझा रही है, ये आप समझ पा रहे हैं जी? उन्होंने कहा है कि मोदी की हार हुई है। अरे नहीं, मोदी की हार नहीं हुई है, मोदी तो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार। कहाँ से हार हुई है? क्यों परेशान हो रही है? क्यों बेचैन है? कौन इस बात को समझ लेगा कि 500 कि जो आप लोग मंचों से कह रहे थे अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार, वो 400 पार नहीं हो पाई। क्या सरकार हमारी नहीं बनी? 250 पार नहीं हो पाई। 400 पार के लिए अगर हम 400 पार अपने कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का प्रचार करें ताकि उनमें उत्साह बने, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि वो जुमला था जो आप मंचों से कह रहे थे। आप अपने बच्चे से 100 नंबर की अपेक्षा रखते हैं कि हाँ बेटा इस बार 100 में से 100 नंबर आएंगे, और कुछ कम रह जाते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि आपने जुमला फेंका था, कार्यकर्ताओं में जोश भरा रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं में जुमला नहीं, कार्यकर्ताओं में टारगेट दिया था कि हम इस बार 400 सीटें लाएं। तो फिर 250 भी नहीं आ पाई बीजेपी की, तो 250 भी नहीं गए। सरकार तो बन गई। हाँ, सरकार बन गई, सरकार बन गई, उसी उत्साह से चल रही है। वरुण जी जवाब दीजिए। वरुण जी वो ये कह रहे हैं कि इस हार का ऐसे ही जश्न मनाते रहो, हमारी दुआ है। शांत जी कह रहे हैं। जल्दी से फिर मैं आलोक जी और दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मुझे शांत प्रकाश जी से पूरी हमदर्दी है। ये अपनी जीत का जश्न नहीं मना पा रहे हैं और उत्साहित है। उसका कारण जानते हैं क्या है? किसी तरह सरकार बना लेना
और नैतिक रूप से हार जाना, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से, अच्छा, ये नैतिक रूप से आपकी ये सही बात है कि हमें किसी तरह से संसद में बोलने न दिया जाए, म्यूट कर दिया जाए माइक, लेकिन देश की जनता ये सब सारी चीजें देख रही है। 75 साल नैतिक रूप से चर्चा तो होनी चाहिए संसद में, लेकिन नीट की परीक्षा की चर्चा में नैतिक रूप से क्या कांग्रेस की जीत है? और अगर कांग्रेस की जीत है या इंडियन की जीत है, करने के बजाय जैसे कोई तो आपने स्पीकर के चुनाव पर वोट क्यों नहीं कराया? इंदिरा जी ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, इंदिरा जी ने, इन्होंने क्या किया इस बात नहीं सुनेंगे के अंदर नहीं होने देना आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास में जवाब नहीं है। सड़कें धस रही है। आप मुझे बताएं कि आपके पास में पूर्ण बहुमत था या अच्छा बहुमत था, तो आपने स्पीकर के चुनाव में डिवीजन क्यों नहीं कराया? वर्तमान परिस्थितियों पर आपने स्पीकर का चुनाव लड़ाया ना, आपको हैसियत पता लग गई। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र पूरा देश आपको अपनी हैसियत पता लग गई स्पीकर के चुनाव में। के पास आ रहा हूं, एक मिनट तिलक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको अपनी हैसियत पता लग गई। स्पीकर के चुनाव में आपने स्पीकर के लिए चुनाव में प्रत्याशी तो खड़ा किया, मगर आपने वोट नहीं डालने दिया। क्यों नहीं डालने दिया? क्योंकि आपको पता लग जाता कि आप जिन्हें अपने साथ में मान रहे हैं वो आपके साथ में नहीं है। ठीक, शांत जी एक मिनट, मैं जान रहा हूँ आप, उनको डर ये होगा कि आप अंतरात्मा की आवाज ना लगा दो, वो डरे इसी बात को लेकर होंगे कि कहीं आपने अंतरात्मा की आवाज लगाई तो वहाँ 240 से कहीं ऐसा ना हो कि आकर 200 के नीचे आ जाए। उसका दुरुपयोग करने के महारथी है, महारत हासिल है इन सब चीजों में। दुबे जी एक बात मैं जानना चाह रहा था, जो बात वरुण जी बता नहीं रहे थे। ये सरकार एनडीए की बनी है, जश्न विपक्ष मना रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? देखिए, जब आदमी एक टारगेट कुछ रखता है और वो टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाता है और फिर वो पासिंग मार्क्स से पास हो जाए 90% वाला स्टूडेंट, तो फिर निश्चित तौर पर जश्न तो विपक्ष भी मनाएगा ही। नहीं तो आप फेल हो गए इस हिसाब से? नहीं, हम कोई फेल नहीं हुए, हम तो 5 से 537 पहुंचे, तो हम तो 7 गुना बढ़ोतरी की। आप विचार करिए, 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। अच्छा, तो इस बात पर जश्न मना रहे हो? तो हमें तो फुल जश्न मनाने का अधिकार है। और कांग्रेस 50 से 99 हो गई, निश्चित तौर पर उनको भी जश्न मना डबल हो गए, तो उनको भी मनाने का अधिकार है। मुझे तो लगा कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन की हो। सुनिए तो, लेकिन अगर आप 90 मार्क्स से 90 मार्क्स ला रहे हैं और आपके 40 मार्क्स आ गए, तो निश्चित तौर पर आप हो गए। शांत जी कुछ कह रहे हैं, शांत जी क्या कह रहे हैं? पूरा फैमिली पैकेज है, पूरा समाजवादी पार्टी का तो पूरा फैमिली पैकेज है। फैमिली पैकेज है। एक मिनट, कौन कौन सी फैमिली में? प्रिया सरोज फैमिली पैकेज है, प्रिया सरोज, उसके बाद इंद्रजीत सरोज के लड़के, उनका, ठीक है, दूसरा राहुल वर्ग, ये फैमिली प्रोडक्ट है क्या? आप क्या बात करते हो? आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रख के सबको टिकट दिया है, और उसका नतीजा ये हुआ कि अयोध्या भी आपको हारनी पड़ी। विचार करिए, आपको सोचने मंथन करने का विषय आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार। देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है तिलक जी, मैं आपको बताऊं, चित्रकूट भगवान राम से जुड़ा हुआ है, वो हारे। अयोध्या भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। नासिक भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। फिर रामेश्वरम भगवान राम से जुड़ा, वो हारे। और एक और सीट है, वो भी हारे। तो जितना भगवान राम से जुड़े थे, आपकी ये दशा कर दी कि प्रभु राम का नाम आपको डेली लेना पड़ रहा है। प्रभु राम ने यहाँ पर आकर आज जाना पड़ेगा। अरे सुनिए, ये जनेऊ है, हमने तो भगवान का नाम सुबह शाम लेते ही है, इसलिए आप ये मत सोचो। जहाँ पे आप राम जी का हर समय तिरस्कार करते रहे, आपके कारण से राम जी जो है टेंट में रहे। आज जाटव जी एक मिनट आपके शरण में पहुंच गए। नहीं, ये बार बार आप लोगों की कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश करते हैं, मैं जानता हूँ। दुबे जी प्लीज जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि मसद परिवार वाला पैकेज है, कह रहे समाजवादी नहीं, ये परिवारवादी है।
तो नहीं, तो इसीलिए ये 32 लोग 32 लोग जब बाहर के हैं तो इनको ये कौन से आंकड़े से समझ में नहीं आता मेरे को भारतीय जनता पार्टी कौन से नजरिए से देखती है। एक मिनट, आलोक जी को चर्चा में ले, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आलोक जी, ये लेख जो सोनिया गांधी ने लिखा है इसका मतलब क्या जाएगा, विस्तार से आप समझा पाए? आप समझाते बहुत अच्छा है, जरा समझाइए। इसका लेख ये है कि एक स्टूडेंट था, वो 100 में 27 आ गए, बड़ा खुश, बोले भैया 5 गैस मार के 27 हमारे तो खुश नहीं होगा। अब 100 में 99 लाना था, उससे 70 आ गए, 60 आ गए, तो तुम नहीं बनाएगा कि 99 का टारगेट था, मैं तो 60 है, तो अब 100 में 27 ला के अगर कोई खुश हो तो ठीक है। डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में ये हार, नैतिक हार कहां से आ गई? डेमोक्रेसी में तो आप जीतते हैं या तो हारते हैं, ये नैतिक हार नया शब्द ले आए। क्यों? क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाना है अंतरराष्ट्रीय स्तर से, बीजेपी को, हिंदुत्व पार्टी को कमजोर दिखाना है। तो अगले 5 साल तक ये कहते रहना है कि बीजेपी हार गई, कहते रहो। तो सच को झूठ बनाने में अगर कोई व्यक्ति माहिर है, भारत से लेके संपूर्ण विश्व तक को अगर चढ़ने करता है तो अभी तो हम शुरू हुए, अभी कहने लगे। वरुण जी कुछ बोल रहे थे, हम थोड़ा कुछ बोल रहे थे। बड़ा बेचैन बनने की आपकी आवाज में अपनी असलियत में कांग्रेसियों की यही बड़ी समस्या है। अब क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इनको सीधे सीधे प्रवक्ता बनवा क्यों नहीं देते भाई? अरे भाई हम सच बोलते हैं, तुमको इसके साथ तारीख तो आते नहीं हो, हमारी बातें काउंटर करो। आलोक जी इंटरनेशनल एंगल ले आए, एक मिनट रुकिए ना, ये ना अलग थ्योरी ले आए। आलोक जी एक मिनट रुकिए, वरुण जी एक मिनट रुकिए प्लीज। आलोक जी है कुछ डिफरेंट, एक मिनट रुकिए ना, ये इंटरनेशनल थ्योरी ले आए। ये इंटरनेशनल थ्योरी कहाँ से आ गई? आलोक जी एक मिनट रुकिए ना, वरुण जी एक मिनट रुकिए, दुबे जी को जोड़िए जल्दी से, आलोक जी समझाएंगे। एक बार ये भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट वरुण जी रुकिए तो सही जरा। आलोक जी कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल थ्योरी है सोनिया गांधी का लेख, एक मिनट ये बताइए कैसे? आलोक जी प्लीज विस्तार से समझाइए, इंटरनेशनल थ्योरी कैसे है? आलोक जी मेरा फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपका ऑडियो आ रहा है, फ्रेम हमने बिल्कुल सेट कर दिया आपका। बोलिए ये इंटरनेशनल थ्योरी कैसे हुई? देखिए पूरे संपूर्ण विश्व में वो हिंदुत्ववादी सरकारें कोई नहीं चाहता, चाइना, पाकिस्तान, इंडियन इंटरनल रिपोर्ट है तो ये भी है कि यूएसए भी नहीं चाहता कि भारत जिस गति से इस समय चल रहा है उस गति से भारत आगे चले। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा संपूर्ण विश्व की बड़ी ताकतें उन्होंने नहीं कहा कि कोई एक मजबूत सरकार जो 12वें नंबर से 5वें नंबर तक इकोनॉमी को ले आई और वो 5वें नंबर से 27 तक, तीसरे में और 35 तक टॉप 2 में, तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इतनी गति से चले। वो किसी ने सोनिया गांधी का लेख जो है विदेश में बदनाम करने के लिए है सरकार को। बिल्कुल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्लीज जल्दी से। देखिए मुझे इन जैसे लोगों से यही उम्मीद रहती है, इन जैसे लोग जो सरकारी खर्चों पर अपना काम करने चले आते हैं एजेंडा सेट करके, नहीं रहती। मैं जानता हूँ 75 कीमत, लेकिन इन्हें नीट पर हिंदुत्ववादी चेहरा तो बताएंगे खतरे में है ये हिंदुत्व क्या होता है जी? मैं दूसरी पार्टी में मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं किसी और पार्टी में हिंदू नहीं हूँ। हिंदुओं के लिए सेट कर रही है लोग, मुसलमानों का नाम को पूरे देश में हिंदुओं के 5 काम कांग्रेस गिना है, इसके नाम पर हिंदुओं के लिए 5 काम कांग्रेस गिना है। आलोक लिखने में 5 काम हिंदुओं के लिए नहीं लिख पाते, हिंदुओं के लिए 3 काम आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? हिंदू नहीं हूँ वरुण जी, हिंदुओं के लिए 3 काम। सुनो तुमसे बड़ा हिंदुओं के लिए 3 काम बताइए, जानकारी है क्या करा है? तुमसे बड़ा हिंदू हूँ मैं। एक मिनट दुबई तय करेंगे किसी का हिंदुत्व का चेहरा और इस्लाम का चेहरा, ये कौन होते तय करने वाले? हिंदुओं के लिए 3 काम, नीट पर चर्चा हिंदुओं के लिए कौन सी 3 काम है? ऐसे लोगों से भारत के आलोक जी एक मिनट रुकिए, वरुण जी एक मिनट रुकिए। आलोक जी जो बात कह रहे हैं, शांत प्रकाश जी आप इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये मसला इंटरनेशनल है। सोनिया गांधी जानबूझ के इस तरह के लेख अंग्रेजी अखबार में इसलिए लिख रही हैं क्योंकि सरकार को विदेश में कमजोर दिखाना है।
जहां पर आप कहते हो कि देखिए विदेश में हमारी ताकत बड़ी है। देखिए, इसमें मैं तो इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें आपको मैं उदाहरण ही दे देता हूँ कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा जो है वो चीज में आपके पीछे उन्होंने कुछ बयान दिया था नस्लीय भेद विशेषता को लेकर के कि दक्षिण भारत के अफ्रीका जैसे दिखाई देते हैं और जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है तो इस प्रकार सुन रहे मेरी बात, उस प्रकार से इनका और फिर उसके बाद इन्होंने उनको हटा दिया और हटाने के कुछ दिन के बाद में मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ वो फिर वापस आ गए। बेसिकली ये जो इसके सब चीज के पीछे एक विदेश में भारत की छवि को बिगाड़ना, भारत की सरकार ये सोनिया गांधी की इंटरनेशनल साजिश है। तिलक सेकंड सुनना पड़ेगी आपको बात। आज भारत की सरकार अल्पमत में है। इस प्रकार का दुष्प्रचार केवल इसलिए किया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो भारत में इन्वेस्टमेंट न करे, इसी तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट जो है वो डैमेज हो। और यही कारण है कि अभी राहुल जी ने भी 4 दिन पहले जो है एक अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दिया है और आज सोनिया जी ने इंटरव्यू दिया। दोनों के इंटरव्यू और साथ में सैम पित्रोदा की वापसी ये दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत देखिए ऐसा है, जिस इंटरनेशनल साजिश की ये बात कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वरुण जी को कुछ पता नहीं है। वरुण जी नहीं मालूम, इनको कुछ पता नहीं है। वरुण जी को नहीं सही मायने में दोस्तों को नेता है कांग्रेस के, मगर देश के अनिवार्यता है किसी कारण से उन्हीं का गुण जा रहा है। विश्व में बड़ी इमेज बनी थी भारत की और उसी के आरोपी के बेटे को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सैम पित्रोदा पर तो बात करेंगे लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बात नहीं करेंगे। इनसे पूछिए ना। एक मिनट, ब्रिजभूषण कहाँ से आ गए? वहाँ इंटरनेशनल साजिश की बात हो रही है। एक मिनट, दुबे जी आ गए। दुबे जी आ गए। गूगली फैक्ट कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश है। सोनिया गांधी ने लेख लिखा वो इंटरनेशनल साजिश है। वो एक मिनट दुबे जी रहेंगे। देखिए, हमारे देश के बाहर अगर देश के बारे में कोई कुछ बात करता है तो समाजवादी पार्टी ने कभी उस चीज का किसी के लिए भी उसका फेवर नहीं किया। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे देश की बात है तो हम अपने देश में रह के निपटाएंगे। ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो पक्ष में, हम विपक्ष में नहीं। वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इस वजह से ये लेख लिखे जा रहे हैं। नहीं, सुनिए तो पूरी बात आप सुनिए तो। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, हर किसी को अपने उसकी आजादी है, लेकिन उसमें उन्हें क्या गलत लिखा है ये भी तो बताएं कि भाई इसमें ये गलत है। ऐसा तो कुछ है नहीं। आलोक, ठीक है, ये सब राजनीति है। राजनीति में तो आरोप लगाए जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आलोक जी का ऑडियो रहेगा। आलोक जी वो ये कह रहे हैं गलत क्या लिखा है, बताओ तो सही क्या गलत लिखा हुआ है। सैम पित्रोदा से लेके राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी तो कुछ गलत लिखे नहीं, सब गलत नहीं है। सैम पित्रोदा ने हमें दिया। अब आप बताइए, 93 सीटें लेकर के सत्ता में वो कह रहे नैतिक रूप से हार गए। आप क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतंत्र में गणतंत्र मॉडल होता है, नैतिक मॉडल कहाँ से आ गया? मॉरल भी तो मॉरल हर कहाँ से आ गई भाई? और ऐसा है तो 1991 में 232 सीटें थी कांग्रेस की। राजीव गांधी के बाद पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं है, तो क्या कांग्रेस तब से लगातार 40 साल से नैतिक रूप से हार रही है? मनमोहन सिंह नैतिक रूप से हारे हुए प्रधानमंत्री थे, ये मानेंगे? 206 सीटें लेके आए थे और 136 से 33 लेके आए थे, हारे हुए प्रधानमंत्री थे। तब विपक्ष ने कहा था कि मनमोहन सिंह हारे हुए प्रधानमंत्री है। क्या बात करते हैं? लोकतंत्र में देखिए वही जीता हुआ प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो नैरेटिव आते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नैरेटिव को न करे, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे 2004 से 14 तक, किसने कहा कि मनमोहन सिंह हारे हुए प्रधानमंत्री है? कमजोर प्रधानमंत्री, मनमोहन करप्शन को बढ़ाने वाले, ये एक आरोप थे। लेकिन हारा हुआ प्रधानमंत्री, ये कौन सी बात हुई भाई? मैं इसको दूसरे सेक्टर में लेता हूँ। प्रधानमंत्री, मैं
मैं दूसरे संदर्भ में लेता हूँ। विरोधा कैसे बुलवाते हो, फिर कहते हो बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर उन्हें हटा देते हो, फिर उन्हें शामिल कर लेते हो, फिर कहते हो हमारे बयान में हमने विरोधा ने कुछ दूसरा कहा तो हमने कुछ दूसरा समझा। तुम्हारे सेम अंकल हो गए जो देश को नकली टिप्पणी करता है। राहुल गांधी ये कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। प्लीज जल्दी से एक मिनट आलोक जी। नहीं, देखिए इसमें मैं ये मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन जो है वो सत्ता में, इसलिए ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। बात अब ये होनी चाहिए कि इन्होंने जो सरकार से, इन्होंने जो जनता से वादे किए, जनता की जो समस्याएं हैं वो ये सब सॉल्व करेंगे। अभी कौन प्रधानमंत्री, कौन क्या है, कौन सरकार में, ये सब सारे मुद्दे खत्म हो गए। तो चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई। अपने वादे पूरे करें। नहीं, गांधी को समझाइए। एक मिनट जाटव जी, जो बात समझ में आ रही है, कुल मिलाकर कहानी यही है कि आपकी सरकार एक कमजोर सरकार है जो जुटलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। एक तरफ टीडीपी है और दूसरी तरफ जेडीयू है। हाँ दुबे जी, एक मिनट, वही सवाल लेकर जा रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प खबर है, जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग दोहराई है। ये भी संजोग है क्या जाटव जी? देखिए, आज जिस तरीके से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, हाँ। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक निर्णय जो है ये भी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, हाँ। या फिर विशेष पैकेज मिले, दोनों पर बातें कही गई हैं। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये बात तो देश के प्रधानमंत्री ने भी दोहराई, वहां पे कही थी ना आपने, वो जुमला था क्या उस वक्त? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। कि आज जेडीयू ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बिंदुओं पर जो चर्चा की है और एजेंडा उन्होंने फिक्स किया है, अब उसके ऊपर किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो है, नहीं वो हो सकता है कि जेडीयू आपके साथ खेल रही हो, पूछिए कैसे। इसका एक आधार मैं दे देता हूं। जो जेडीयू ये प्रस्ताव रख रहे हैं अपने संगठन में कि भैया बिहार को मुख्य रूप से विशेष राज्य का दर्जा दें। आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव पारित करेंगे? यह एक सवाल है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित करेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें कि वो ये हिम्मत दिखाएं कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सरकार दे? क्या ये कर पाएंगे वो? तो फिर इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। यही हुआ ना जाटव जी, वो आप पर दबाव बना रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुने धैर्य से। इनफैक्ट जब 2000 में इसका डिवीजन हुआ झारखंड और बिहार का, तो काफी बड़ी संख्या में जो इंडस्ट्रीज हैं वो झारखंड की तरफ चली गई। उससे क्या है कि बिहार में वो इंडस्ट्री का जो पैसा आना चाहिए था उस पर फर्क पड़ा, और डेफिनेटली उसके बाद में बिहार को पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सर मैं ये नहीं जा रहा कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या है। आपने कमिटमेंट किया था चुनाव में खड़े होकर कि कितने लाख करोड़ दूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना इतने लाख करोड़, नहीं इतने लाख करोड़, नहीं इतने लाख करोड़, तो मैं उस करोड़ों की बात कर रहा हूं सर, विशेष राज्य के दर्जे की बात। विशेष राज्य और पैकेज दोनों में फर्क है। अभी क्या है कि वो क्या नाम है, नीतीश सरकार क्या तय करती है, अभी तो उनकी राष्ट्रीय बैठक में तय हुआ है। अब वो नीतीश जी क्या तय करते हैं कि वो विशेष राज्य मांगते हैं कि ये दबाव बना रहे जैसे टीडीपी मांगते? नहीं, ये दबाव क्या है? दबाव ये है कि आपने आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया कि नहीं किया? आंध्र प्रदेश को आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे? देखिए, अभी आप केवल जेडीयू के बिहार के बारे में आंध्र प्रदेश टीडीपी से कोई लेना देना नहीं आपका? अरे क्यों नहीं है? तो फिर आपने वहां पे कमिटमेंट किया ना विशेष राज्य के दर्जे की। अरे तो क्यों मना करेंगे? अगर जो सर यही तो बात हुई, तो वही तो बात दुबे जी और मोदी कह रहे हैं कि ये सरकार दबाव बनाएंगे आपके ऊपर, आप दबाव में है। दबाव नहीं है, पैसा अपने राज्य के लिए मांगना दबाव नहीं होता है। तो किसी और राज्य पर इतनी मोहब्बत दिखाएंगे आप? क्यों नहीं दिखाएंगे? किस राज्य पर बता दीजिए आप। ऐसे बताए ना मेरे को कि किस राज्य ने जो है ना विशेष राज्य, हर राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है आपकी देश। राज्य का आप कह रहे हैं कि बिहार को ही देंगे और आंध्र प्रदेश को ही देंगे। क्यों मांग रहे हैं?
विशेष राज्य तिलक जी क्यों मांग रहे हैं ये मालूम है ना, मैंने अभी आपको बताया कि 2 भागों में बटा और 2 भागों में बटने की वजह से उधर डेवलपमेंट नहीं है, वरुण जी कौन ये रहेगा? वरुण जी बोलिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लगातार मांग की, वहाँ इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए वहाँ के नाम पर, ये जो बिहार को विशेष राज्य और तमिलनाडु को विशेष राज्य का दर्जा और इनको टीडीपी वालों को देने को तैयार है आंध्र प्रदेश को, लेकिन इनसे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश ने देखा कि इतनी बड़ी आपदा आई, इन्होंने 1 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को अनुदान नहीं दिया। ये जो अपने लोगों के लिए बाएं फैलाए खड़े हैं, ये जो बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं जाटव जी, इनसे पूछिए हिमाचल प्रदेश को उन्होंने कितने रुपए दिए उस प्राकृतिक आपदा में? वहाँ की जनता ने हमें जिताया और आपको हरा दिया नहीं दिया। कर्नाटक के हमारे को धरना तक देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में पैसा इन्होंने रिलीज नहीं किया, मनरेगा का पैसा इन्होंने रोके रखा है अभी पार्टियों के साथ। वहाँ की जनता ने हमें सारी चीजें दी, आपका खाता भी नहीं दिलाया, 0 पर है वहाँ। चेहरे के दोहरे होने की बात ना करें तो फिर क्या करें? 0 पर है वहाँ हिमाचल प्रदेश में, 0 पर है। कह रहे थे सोनिया जो आपको आपने वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। जो बात वरुण जी कह रहे हैं, वही चरित्र सदन के अंदर क्यों नहीं रखते? एक मिनट सर, एक मिनट। वरुण जी जो बात कह रहे हैं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है फिर तो। क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? यूपीए शासन काल में रेल मंत्री कोई और तो बोलता था कि यह एक्सप्रेस इस राज्य को, यह शताब्दी इस राज्य को, एक ही राज्य को शताब्दी, एक ही राज्य को एक्सप्रेस, एक ही राज्य में ट्रैक डलेंगे, एक ही राज्य में रेल चलेगी। तो क्या ऐसे आलोक जी नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल होता था। जब 133 से 136 सांसद लेके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, बीजेपी से 7 सांसद ज्यादा थे 2004 में। तब उसके बाद जिसने जो चाहा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी नारा राहुल जी वहीं से लेते आए। अच्छा, जिसके जितने सांसद उसके उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री का। हाँ। मैंने देखा नहीं क्या कि गृह मंत्री ये बोले हमारे इतने सांसद, बोले रक्षा मंत्री हम बोले हमारे इतने सांसद। हाँ। वो नहीं थे 2004 मंत्रालय खुद ही बांट लेते थे। और क्या? और इस बार भी अगर मंत्रालय पत्ते कि अखिलेश भाई सतीश ने क्या है भाई तुम बांटो होता। लेकिन आप क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 240 रक्षा मंत्री बने थे, मुलायम जी रक्षा मंत्री बने थे, ऐसे ही बने थे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है। लगने से देश थोड़ी चलेगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लगने जेडीयू या टीडीपी को कौन सा बात विभाग दे दिया केंद्र में? आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उस तरह की कैबिनेट में और आज 2024 की जो सरकार बनी है उसमें क्या अंतर? कौन सा बड़ा विभाग भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी को या जेडीयू को दे दिया है? एक बड़ा विभाग बताइए। इससे पता चलता है कि सरकार कमजोर है या ताकतवर है। बात बड़ी है वरुण जी, वो कह रहे हैं कि बताइए किस सहयोगी दल के दबाव में दिखाई दी सरकार। इससे पता चलता है कि सरकार गिर जाएगी, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। ये भी पता चलता है कि तानाशाही रवैया जो है, ये तानाशाही रवैया बहुत दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री से निकलवाए हो क्या वरुण जी? ये अभी उसी पुरानी खुमारी में जी रहे हैं। देश के लोगों की सोच बदल, वोटिंग क्यों नहीं करवाया आपने? इन्हें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। वेट करिए थोड़ा सा ना सर, वोटिंग करवाए कांग्रेस। वरुण जी का और बताएं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत सीखती है। होने के मूल में आप जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत सीखती है। जो राजनीतिक बनकर कांग्रेस को दिखा दिया कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बनी हुई है सीखने में। बीजेपी बहुत होशियार है। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक मिनट सर, और चर्चा करने लगते, वकालत करने लगते। दुबे जी का फ्रेम फ्रीज है, 1 मिनट रुकिए ना, ऑडियो आ रहा है उनका। दुबे जी आवाज आ रही मेरी? जी। दुबे जी, आलोक जी जो बात कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यूपीए शासन काल में यही होता था, अपनी मर्जी से मंत्रालय की डिमांड होती थी और डिमांड पूरी होती थी। लेकिन अगर ये सरकार दबाव में होती तो सारे बड़े मंत्रालय अपने पास क्यों रखती, सहयोगियों को दे देती? आलोक जी को शायद जानकारी नहीं है या ये कहना नहीं चाहते हैं। अब अभी अगर इनकी 200 सीट होती
फिर 200, तो ये भी वही करते। ये राजनीति है। अगर चाची की मूछें होती तो वो चाचा होती। सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो बिल्कुल गजब बात कर रहे हैं दुबे जी आज। पहले पूरी बात तो सुना, अरे पहले पूरी बात तो सुनिए, अगर बात नहीं सुनोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हालात आदमी को वैसा बनाते हैं, हालात, और हालात इस समय ऐसे हैं कि उनकी जितनी जो थी, अब नायडू जी की पार्टी को कैबिनेट देना पड़ा ना, नायडू जी की पार्टी को कैबिनेट देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया कि नहीं बनाया। तो राजनीति में बार्गेनिंग होना कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आया और चलता रहेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी एक बहुत बड़े नेता ने सदन में कहा था, ये सीबीआई और ये तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। यूपीए शासनकाल में सदन में किसी एक बड़े नेता ने आरोप लगाए थे इस तरह के अपनी ही सरकार पे, याद है जी? नहीं, ये सब चीजें कैसा है, हाँ। ये राजनीति है। राजनीति में सत्ता अभी आज की राजनीति और खराब हो गई, ठीक है। अच्छा। अटल जी एक वोट से हार गए थे। अटल जी की राजनीति और मोदी जी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप भी जानते हैं, शायद बोले ना बोले आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ बैठे नहीं, मैं क्यों ना बोलूं दुबे जी, ये तो सब जानते हैं। तो आपकी मर्जी, जो अटल जी की बीजेपी थी वो अटल जी की बीजेपी थी, आज मोदी जी की बीजेपी है। तो ये तो राजनीति करने आया, राजनीति नहीं करनी होती तो एनजीओ खोल लेते। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है। तो ये तो सब जानते हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं, बताइए ना। नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बात सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, अब आपने ये बात कही है, एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से संगठन किया और दूसरे व्यक्ति को संगठन, ये देखिए, ये गलत है। पहले आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप बात करिए, तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बाप होता है, बेटा होता है, दोनों के 100% गुण आ जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आपका अगर बेटा होगा क्या आपके 100% गुण उसमें आगे नहीं आए होंगे। मतलब बाप और बेटे के गुण नहीं मिल सकते, लेकिन आप अटल जी और मोदी जी के गुण मिला रहे हो। पहले मेरी पूरी, मतलब आप अटल जी और मोदी जी के गुण मिला रहे हैं जब बाप और बेटे के गुण नहीं मिल सकते। नहीं, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझना नहीं चाहते, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। ठीक मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको सुनिए। हाँ। ये साइंस का भी मुद्दा है। हर आदमी, कोई भी हो परिवार में, मेरा बेटा है, मेरे से 100% सहमत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ उसकी भी अपनी बात होगी, कुछ मेरी भी अपनी बात होगी। हाँ। लेकिन ऐसे ही राजनीति में जब आप राजनीति करते हैं किसी पार्टी के विचारों से, सिद्धांतों से, लेकिन वहां पे अंतर अगर आप करते हैं, वहां पे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं चलती है राजनीति में। जब आप किसी पार्टी में जुड़ते हैं, वहां पे आपको अपने मूल विचार त्याग के पार्टी की राजनीति, पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ मोदी जी की राजनीति और अटल जी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो अटल जी एक वोट से नहीं गिर जाते। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुनिए इस बात को, समझिए इस बात को। तो ये कहना कि इनमें अंतर है, उनमें अंतर नहीं है, आज की परिस्थितियां उनको कुछ अलग करके करने पर मजबूर किया होगा। अभी फिलहाल इस चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। एक मिनट रुकिए। ये शांत प्रकाश जाटव जी, अब किसके गुण कितने मिलते हैं अब वो अलग मसला हो जाता है, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि सबके गुण एक जगह मिल रहे हैं। ये नीट के मुद्दे पर चर्चा होगी कि नहीं? देखिए, नीट के मुद्दे पर कल कितना क्लियर कट जो है हमारे ओम बिरला जी स्पीकर साहब ने कहा कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण में सारा विषय, पूरा समय जो है आप नीट पर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इन्होंने क्यों नहीं बोला? और इसके अलावा आप राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद पेपर लीक की बात तो राष्ट्रपति जी ने भी कही, बाद में नीट पर आप पूरी चर्चा कराएं, उसमें भी कोई पीछे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी कि हम जवाब भी देने के लिए तैयार हैं और आप अपने। शांत प्रकाश जी, आप नीट पर चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? मैं इसे भागना ही तो बोलते हैं सर। ओम बिरला जी कह रहे हैं कि आप बोले। हाँ। आप जो है राष्ट्रपति जी ने भी
नीट पर बात कही है तो आप अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरा समय जो है आप नीट पर बोले। हाँ। राहुल जी को उन्होंने स्पष्ट करा। उसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद फिर उसके बाद में पूरा नहीं, वो तो नीट पर जैसे ही बोलने लगे राहुल गांधी तो माइक ऑफ हो गया ना, माइक ऑफ हो गया जैसे नीट का। माइक ऑफ नहीं हुआ। उन्होंने जो राहुल गांधी जी को उस वक्त बोल नहीं रहे थे, उन्होंने उस वक्त पर तर्क रखा था। हाँ। जो ओम बिरला जी ने जो है वो उनके समक्ष ये रखा था कि आप अभिभाषण पर नहीं, नीट पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ना ना ना, एक बात बताइए सर। किसने मना करा? किसने मना करा? एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं। वो 24 लाख छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ बताएगी, कुछ बोलेगी, कुछ। भाषण पर चर्चा में आप पूरा समय नीट पर बोले, आपके जितने भी घटक हैं वो सब नीट पर बोले। कब मना करा उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप नहीं, बात पेपर लीक, नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा इसलिए क्या नहीं हो सकती? क्योंकि अगर होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री को देने होंगे। हाँ, देंगे ना। उन्होंने कहा, अरे कितना सरल और हिंदी भाषा में कहा कि ओम बिरला जी ने कि मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वह उनके सब जवाब दें। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कि उनके जितने भी सवाल है उनके सबके जवाब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप विपक्ष में रहते हुए कभी इस तरह के मुद्दों को लेकर जिन नियमों के हवाला दिया जा रहा है, काम रोक कर चर्चा कराने की मांग कभी नहीं करते थे कि काम रोको, पहले इस मुद्दे पर चर्चा करो? देखिए, हमारा मैक्सिमम समय हमारा विपक्ष में रहा और हम हमेशा अपनी इस मर्यादित आचरण के कारण से ही पूरे देश में नहीं दुनिया में हम जो है ना प्रचलित थे। सुषमा जी, अटल जी, अरुण जेटली। सर, 25 लाख छात्रों को सदन से कोई आश्वासन मिलना चाहिए था या नहीं? मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ। बात ही खत्म करिए, नियम हवाला 24-25 लाख छात्र जो है, इससे बात कोई मुद्दा नहीं हो सकता सर। उनको न्याय देना है, उनको न्याय मिलेगा। तो सर, सदन को कोई आश्वासन देना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कोई आश्वासन नहीं, हमारा न्याय है। कोई आश्वासन नहीं, गलत किया उसके लिए सजा है। मतलब छात्र उम्मीद से बैठे हुए हैं कि भाई कोई फैसला सरकार लेगी, आप कह रहे हो कोई आश्वासन नहीं देंगे। सरकार फैसले ले रही है, उसी का जवाब देने के लिए सदन में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी तैयार बैठे हुए हैं। आप बोलते क्यों नहीं? सर, आप तैयार है, वो तैयार है, तो चर्चा के लिए रोक कौन रहा है? सर, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जी से पूछो। अब इसके लिए राहुल जिम्मेदार है। ये तो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि चर्चा करो, आप कह रहे स्पीकर ऑफ हो जाते हैं। अरे नहीं कर रहे, नहीं, कोई स्विच ऑफ नहीं हो रहा, सब बोलना है। उनको बोलना नहीं है, इस वजह से वो जो है ना चुप हो जाते हैं। आप बोलो, और कितना स्पष्ट बोलेंगे? क्या नाम है, ओम बिरला जी ने साफ कहा। सर, आप तो मणिपुर पर भी बोल रहे थे। बोले मणिपुर पे भी बोले, मणिपुर पर कब बोले? राहुल गांधी जी भाग गए। मणिपुर पे राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी जी भाग गए। ठीक, वरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी में जा रहा हूँ आपके पास, जल्दी से। ये तो भगोड़े हैं, दौड़ करके कुछ नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि परमाणु करार एक मुद्दा था जिस पर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इनको मर्यादित आचरण का ज्ञान नहीं था, इनको नहीं पता था संसदीय परिपाटी क्या होती है। इन्होंने 29 दिन लगातार संसद ठप रखी थी परमाणु करार पर। दूसरी बात, जिस चर्चा की ये बात कर रहे थे, जिस माइक स्विच ऑफ, ये तो सिरे से नकार देने कि हमने माइक बंद ही नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमने माइक बंद कराया, लेकिन ये तैयार नहीं है कि हमने माइक बंद कराया। ये नहीं उस बात को स्वीकार कर रहे कि हमने माइक बंद कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की व्यवहारिक समस्या है, वो अपनी तरफ से सब स्वीकार करना नहीं चाहते। वो जब भी माइक वाला मसला रोकिए ना, एक मिनट। राहुल जी को बोलना आता नहीं है, बोल पाते नहीं है, प्लीज थोड़ा शांत होइए, एक मिनट। बड़ा मुश्किल से चलेगा, वो तो ऐसे भागेंगे सर। सर, आप लोग तो ये भी चेक कर रहे हो आजकल कि मेरे पर कितनी बार कैमरा आया, और फिर कह रहे हो हमें माइक से लेना देना नहीं। वरुण जी, आपके नेता कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो 3 बार कैमरा आया, 4 बार आया, 25। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये आप लोग कैमरे की बात करते हो कि हमारे ऊपर कितनी बार कैमरा आया? नहीं आलोक जी, जब पहले संसदीय मर्यादा होती थी तो उसमें यह तय नहीं होता था कि एक ही चेहरे पर कैमरा फोकस होगा। 108 बार मोदी जी को लगातार। सर, आप भी तो दिखा रहे हो कि 3 बार 4 बार ही दिखाया नेता प्रतिपक्ष को। 6 बार राहुल गांधी जी आपको कैमरे की चिंता है या नीट की चिंता है? बिल्कुल चिंता है, क्यों नहीं? नहीं, आप कैमरे की चिंता में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट आलोक जी, पहले आप ये बताइए, मैं आपके कैमरे पर ना दिखूं, सिर्फ मेरा ऑडियो चले या मुझे बोलने का मौका ना दिया जाए, यही 3 लोग बोलते रहे,
तो क्या इससे आपके डिबेट की मर्यादा रह तो जाए? आप ये कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं तो कैमरा तब भी हटा देते हैं? बिल्कुल हटा देते हैं। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, प्रमाण है उसका, 108 बार मोदी जी को दिखाया गया, 8 बार अब वरुण जी कम से कम मुद्दे उठाओ, ये कैमरे को छोड़ो, कहाँ कैमरे के चक्कर में पड़ रहे हो, मुद्दे उठाओ। अरे तिलक भाई, क्या बात, आप भी अव्यवहारिक बात करते। मुद्दे तब तो उठाएंगे जब हमारे माइक खुले रहेंगे, जब हम कैमरे पर आएंगे। जंगल में मोर नाचा कैमरा मेरा मानना ये है कि कैमरे में ना दिखे तो भी सदन की कार्यवाही में तो भाग ले रहे हैं ना, उसे बोले, सरकार को सुनाना है, और जो ये बोले वो जनता सुने, वो दूसरा पक्ष है लोकतंत्र में। अरे वो बोले तो सरकार का मतलब ये मानना है। अब ये माइक वाला बात मुझे पता नहीं है कितना सच कितना झूठ है, बंद होता नहीं होता। मैं राहुल जी कह रहे हैं सही होगा, पता ही नहीं, मुझे नहीं पता है बात। सरकार मैं जानता हूँ कि दो बार उनका माइक का मैटर उठा है, चर्चा फिर भी तुम्हें वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया। एक मिनट इन्हें माइक के बारे में नहीं जब जानकारी, लेकिन 75 की इमरजेंसी को डिफाइन करने बैठे हैं यहाँ। एक मिनट वरुण तुरंत डिफाइन करेंगे अभी। वरुण जी एक मिनट वरुण जी डिफाइन करेंगे। ये शांति के बारे में जानकारी वाले मामले में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। एक मिनट रुके ना वरुण जी एक मिनट। ये शांत जी, हाँ जी, ये बेदीराम का नाम सुना है? हाँ सुना है, आज ही सुनने में है। नहीं, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। ये आप मुस्कुरा रहे, उनके नाम के पीछे ही राम लिखा है, बाकी तो काम उनका मालूम है, चाल चरित्र और चेहरा। आपके सहयोगी मैंने पढ़ा पढ़ाई है बस आपने? हाँ बिल्कुल, खाली पढ़ाई है। हाँ, अगर वो कोई विपक्ष का नेता होता तो तब भी आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे होते। नहीं देखिए, पता है ना जनाब के बारे में कहां कितने पेपर लीक के मामले दर्ज हैं, और आपके सहयोगी ने उनको विधायक बना दिया, और खुलेआम बोल रहे जिसको नौकरी चाहिए मामला सेट कर देंगे 1 मिनट में। बिल्कुल, और इस विषय पर जो है अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने उनको बुला करके बातचीत भी की है। बात खत्म? मैं समझता हूँ बात खत्म क्यों, तो शुरू है। अच्छा, अगर किसी ने गलत किया है किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, मैंने बताया। तो फिर विधायक किसने बना दिया उसको? ठीक है, विधायक बन गए, मगर जो भी नहीं, कैसे बन गए वही तो पूछ रहा हूँ। अरे वो तो जनता ने जिता दिया। नहीं, जनता ने नहीं, जो आपका वोट आपके सहयोगी है ना वो। अरे तो उस वक्त आपको पता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेते हो? नहीं, हम नहीं लेते। आप नहीं लेते? जिस वक्त में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर किसी का भी है, हाँ, वो सरकार वो दे रही है, क्या नाम है, न्यायालय दे रहा है। तो वो आपको मालूम ही नहीं था कि ये जनाब इतने जो है शिक्षाविद है? हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था। तो आपको मालूम चल गया सर? उनकी काबिलियत का लोहा आपने देखा तमाम राज्यों में कितने पेपर लीक के। उसके ऊपर एक्शन देखना ना। अच्छा, उसमें क्या पीछे, बिल्कुल एक्शन भी देखना। बेदीराम पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक, वरुण जी वो कह रहे हैं एक्शन होगा। 10 दिन से बताइए, 10 दिन से तो चर्चा में है बेदीराम जी। वरुण जी एक्शन होगा वो कह रहे हैं। आप पिछले 10 दिन से चर्चा में है, क्या 10 दिन में क्या एक्शन हुआ पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। उनके एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देश की कोई भी परीक्षा हो मुझे बताओ, मैं तुरंत सेटिंग कर दूंगा। 8-8, 10-10 जगह गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, और उनको पुलिस ने दुराचार का दोषी बताया है, भ्रष्टाचार का दोषी बताया है। एसटीएफ की जांच चल रही है, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर मौन हो जाते हैं। ये श्याम प्रकाश जाटव जी, ये पूरे देश में अब ये बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बार बार इस तरह का सवाल आ रहा है, मैं इसलिए सवाल को दे रहा हूँ। वो ये राजकोट में जो हुआ वो देखा आपने? एयरपोर्ट ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट का लोकार्पण जिसका किया था आपने, वो 450 करोड़ लगे थे उसमें। देखिए जितनी भी जगहों पर हाँ, ये जो आपदा के कारण से जो भी डैमेज हुए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 27, 28, 29 तीनों दिन गुजरात के राजकोट में 11 महीने पहले बने हुए एयरपोर्ट की छत नहीं, कोई बात नहीं सर, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए जनता का। अब तो उसका इनोवेशन आपने किया सर, लोकार्पण फोटो भी है।
मैं बता तो रहा हूँ ना, वहाँ पर भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, और जगहों पर भी हुआ है। अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं सर? 11 महीने पहले बने एयरपोर्ट का उद्घाटन जिसका खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, अयोध्या की 10 मार्च को हुआ। हुई है तिलक भाई, 1 मिनट वरुण जी, 10 मार्च को हुआ जबलपुर एयरपोर्ट, वहां भी हादसा हो गया। बिल्कुल हुआ है। दिल्ली में भी 2009 में कांग्रेस ने जिस जेल का उद्घाटन किया था, उसके नीचे हमारे कई ड्राइवर जो हैं वो उनकी उस समय उद्यान मंत्री कौन थे? नहीं, उस वक्त में शीला दीक्षित जी जो है ना उसका उद्घाटन कर रही है। शीला दीक्षित सर, वो अब जो चला गया उनको क्यों आप घसीट के ला रहे हो बीच में? उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने पूछा उस वक्त उद्यान मंत्री कौन था? मैं क्या कह रहा हूँ, 2009 की बात बता रहा हूँ। सर 10 मार्च दिल्ली में, ये नहीं बात करना है कि किसने उद्घाटन किया। सर दिल्ली के टर्मिनल T1 की बात कर रहा हूँ। तिलक जी बात सुने, 28 जून को सर इसका रूफ कोलैप्स हो गया। घटना हुई है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार, ऐसा नहीं है। या राजकोट में कई घटना हुई है तो वहाँ की सरकार, देखिए जो घटना हुई है वहाँ की लापरवाही से हुई है, या जो आपदा है वो उस चीज को नहीं सहन कर पाया, और जो स्ट्रक्चर है इस पर जांच करने की आवश्यकता है। 27, 28, 29 तीनों दिन एक बड़े हादसे हुए की आवश्यकता है। एयरपोर्ट की अगर छत गिर जाती है तो सर ये कहीं ना कहीं जांच का विषय तो बनता है ना। अब इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार क्यों नहीं होगी? जांच भी होगी और जहाँ लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसमें कब हम पीछे हट रहे हैं? ये सामान्य बात है। हाँ, ये सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बोल रहा हूँ मैं आपको, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और बिल्कुल जो उसको मैनेज कर रहा है, जो मैनेज सबसे पहले वो ये कहना जिन लोगों ने बनाया, ऐसी कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अरे भैया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कंपनी को। अगर जो 11 महीने पहले एयरपोर्ट में छत बनाई हो वो गिर जाए और आप कह रहे हैं कि जांच होगी। अरे अभी क्या होना चाहिए? चलो बताओ, हुए क्या होना चाहिए ये बताओ। सर उस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं होगा, उस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं होगा। तिलक भाई मैं बोल रहा हूँ उसके खिलाफ एक्शन रिकवरी होगी, हजारों करोड़ रुपए कंपनियां डका रही है। कहीं ना कहीं जवाबदेही जिम्मेदारी तो, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, जैसे कि वो जो ITO वाला जो रास्ता है, जो अंडरपास है, वहां पर वो बाकायदा उद्घाटन करने गए, उसके बाद पानी भर गया, तो सर सवाल तो खड़े होंगे ना। किसके ऊपर सवाल खड़े हो बताइए ना? जो उसको मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो सब चीजों को देखना है। कई बार वो मैनेजमेंट भी फेल हो जाता है, इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। तो उसमें सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेवारी बिल्कुल क्यों नहीं जिम्मेवारी? अगर हम सरकार है तो हमारी सब जिम्मेवारी है और उसको माकूल तरीके से हम उसका निर्वहन भी करेंगे। थैंक यू। लेकिन ये तस्वीरें आ रही थी, हैरान करने वाली हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए।